आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया या वर्ल्ड वाइड में जो एक नया वायरस है HMPV वायरस के बारे में कि ये जो वायरस है ये आपका किस नाम से है, क्या इसके लक्षण हैं, किस एज ग्रुप में इसके हाई रिस्क होते हैं और होम्योपैथी में क्या ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं जो इस वायरस से बचाव कर सकती हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो को हमने बहुत ही सरल भाषा में ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आप सतर्क रह सकें, साथ ही आप अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HMPV वायरस को समझ लेते हैं। ये वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है जो कि एक फ्लू जैसे सिम्टम्स देता है। सबसे पहले ये जो वायरस है वो बर्ड्स यानी कि जो चिड़िया होती थी उनमें पाया जाता था और ये काफ़ी लंबे समय से है, यानी कि 100 साल से भी अधिक समय से ये वायरस हमारे वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट है। लेकिन 2001 की जो स्टडी हुई थी उस स्टडी के अनुसार ये पहली बार ह्यूमन में यानी कि इंसानों में पाया जाने लगा था, जिसमें ये फ्लू जैसे सिम्टम्स देने लगा था। और अभी तक की अगर हम जानकारी लें तो अभी तक 13 केसेस हमारी इंडिया में रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सिम्टम्स अभी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस नहीं दे रहा है जिससे आपकी कोई मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी पे सवाल खड़ा हो, यानी कि आपकी जान के लिए ये घातक अभी तक नहीं साबित हुआ है। बात कर वायरस क्या होता है, जो वायरस अपना रूप बदलते रहता है। वायरस पहले बहुत सिंपल रूप में होता है लेकिन जैसे जैसे उसमें मेडिसिन दी जाती हैं या ट्रीटमेंट दिया जाता है वो और ज़्यादा म्यूटेंट होने लगता है और अपने जीन्स को अपने वायरस को और ज़्यादा चेंज करने लगता है। तो जब ये चेंज करने लगता है तो पहले दी हुई दवाइयाँ जो होती हैं वो असरदायक एलोपैथिक नहीं रहती हैं, फिर नई दवाइयाँ बनानी पड़ती हैं। तो इस हिसाब से ये क्या करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वायरेलेंट या कॉन्टेजियस बना लेता है। अब हम बात करते हैं किसके इसके ज़्यादा हाई रिस्क रहेंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर आपके परिवार में 5 साल से छोटे बच्चे हैं या 60-65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो वो लोग इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी जिनको लो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि इनका कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग चल रहे हैं, स्टेरॉइड चल रहे हैं, या जो लंबे समय से डायबिटीज़ के मरीज हैं, या उनको अस्थमा प्रॉब्लम है, COPD प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस जैसे प्रॉब्लम है, तो वो इसके ज़्यादा रिलेटेड इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। वैसे तो ये वायरस आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शंस होते हैं उन्हीं को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा पाया जा रहा है कि अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स हैं वो पूरी तरीके से अगर ठीक नहीं हुए हैं तो ये आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सिम्टम्स दे सकता है। यानी कि बात करें तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उस कॉम्प्लिकेशंस में आपको अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस जैसे केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या जो ऑलरेडी गले के जिनके सिम्टम्स हैं या ओनली आपको लंग से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो लंग के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से तक जा सकते हैं। और इन दैट केस कई बार ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो भी ऐसे पेशेंट्स में रिड्यूस होने लगता है। और ये जो वायरस है ये वायरस ज़्यादातर लेट विंटर्स या स्प्रिंग सीजन में ही देखने को मिलता है। अक्सर ये हर विंटर सीजन में आ रहा है लेकिन कई बार ये सिम्टम्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से ये आजकल आम चर्चे में पाया गया है। अगर हम बात करें इसके लक्षण की तो लक्षण जैसे कि मैंने आपको विदित किया कि फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं। फ्लू जैसे सिम्टम्स का मतलब होता है आपको कफ होगा यानी कि बलगम आएगा, कोल्ड होगा यानी कि जुकाम जैसा लग सकता है, हेडेक यानी कि सर में दर्द, बदन में दर्द, बॉडी एक जैसे सिम्टम्स देता है। कई पेशेंट को इसके साथ साथ ऐसा लगेगा जैसे फीवर है या कि बहुत हल्का सा आपको बॉडी गर्म महसूस हो रही है, कानों में सुनपन सा लग रहा है या गले में सोर थ्रोट यानी कि खराश जैसी लग रही है या फिर बॉडी में रैशेज आ रहे हैं। तो ये सारे ही सिम्टम्स फ्लू के सिम्टम्स हैं जो कि इस वायरस के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई से भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपकी ये इन्फेक्शन HMPV वायरस के तो नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है वो कोविड से थोड़ा सा मिलता जुलता भी है लेकिन कोविड के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट्स ज़्यादा थे, इसके उतनी मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी केसेस नहीं आए हैं, इसलिए इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको अलर्ट या सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम मेडिसिन में बात करें तो सबसे पहले हम प्रिवेंटिव देख लेते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए अगर हम बात करें तो आप
सबसे पहले जैसे आपने कोविड के समय पे अपना प्रिवेंट किया था, वैसे ही आप आज फिर से अपना प्रिवेंटिव शुरू कर दें। सबसे पहले आप भीड़ के इलाके में जाते हैं, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, कुछ शॉप कर रहे हैं या मेला घूमने जा रहे हैं या ऐसी कोई भी क्राउडेड प्लेस जहाँ पे आपका जाना है, तो आप सबसे पहले अपने मास्क ज़रूर यूज़ करें। आपको मास्क लगाना अति आवश्यक रहेगा ताकि आप इस वायरस से बच सकें। सेकंड, अगर आपके घर में बच्चे हैं, वो स्कूल गोइंग है, तो अगर उनको इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले आप बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें ताकि आपका बच्चा भी सुरक्षित हो और उससे किसी और बच्चे को भी इन्फेक्शंस ना प्रोड्यूस हों। और आपने देखा या बच्चे हैं वो जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो अगर उनके स्कूल में कोई भी ऐसे केसेस आते हैं तो उन केसेस में आपको ये जानकारी देखना है कि उन बच्चों से उनका डिस्टेंस मेंटेन हो या उनको कोई भी आइसोलेट करके अगर हम रख सकते हैं तो आइसोलेट करके रखना है, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको ये HMPV वायरस के कारण इन्फेक्शन हुआ है, वो जब भी छींकते हैं तो छींक के कारण क्या होता है, ये जो वायरस है वो वायरस हवा में जाता है और हवा के कारण अगर आप उस हवा के कांटेक्ट में आते हैं और वहीं पे आप इनहेल कर रहे हैं तो ये वायरस का जो इन्फेक्शन है वो आपको भी हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी लो होती है। तो जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है उनको हो सकता है इसका असर ना आए, लेकिन आपको हमेशा ही अपने परिवार का या अपने बच्चों का ख्याल इस केसेस में ज़रूर रखना होगा। तीसरा, अगर हम बात करें तो आपको हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना होगा। जैसे हमने कोविड के समय पे किया था, आपको रेगुलरली अपने बच्चों के हाथों को या खुद के हाथों को, अगर आप किसी भी बाहर वाले एरिया से आ रहे हैं या आप किसी डॉक्टर की विजिट पर जा रहे हैं या आप किसी हॉस्पिटल विजिट में जा रहे हैं, तो आपको अपने हैंड वॉश करने हैं या सैनिटाइज करना है जिससे ये इन्फेक्शंस आपको रोक सके। और अगर आपको कोल्ड कफ जैसे सिम्टम्स होते हैं तो आपको हमेशा ही अपने पास एक हैंकी रखना है जिससे आपको जब भी छींक हो तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें और किसी और को फैलने से भी रोक सकें। नेक्स्ट बात करती हूँ होम्योपैथिक दवाओं की कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो ऐसे केसेस में आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली दवा है इन्फ्लुएंज़म 200। इन्फ्लुएंज़म बहुत अच्छी दवा है, एक नोसोट से बनने वाली दवा है और ये दवा फ्लू जैसे सिम्टम्स को बहुत जल्दी प्रोटेक्ट करती है और सिम्टम्स को ख़त्म करती है। इसका जो डोज होगा वो आपको कैसे लेना है, अगर आप सिर्फ प्रिवेंट के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो 2 बूंदे आज ले लीजिए 1 चम्मच पानी के साथ और 2 बूंदे आपको कल लेना है 1 चम्मच पानी के साथ, यानी कि दिन में आपको सिर्फ 2 टाइम्स लेना है, एक दिन आज और एक दिन कल। लेकिन अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स आने लगे हैं या कोल्ड कफ जैसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको 2 ड्रॉप्स लेना है आपको 1 चम्मच पानी के साथ और आप इसका 5 दिन तक सेवन करें। यानी कि अगर आपने सोमवार से लिया है तो आपको शुक्रवार तक लगातार 2 बूंदे 1 या 2 चम्मच पानी के साथ आप ले सकते हैं और लगातार 5 दिन तक आप इसका सेवन कीजिए। सेकेंड दवा है आर्सेनिक एल्बम 200। आर्सेनिक एल्बम ने कोविड के समय पे भी काफ़ी प्रिवेंटिव केसेस में बहुत अच्छा काम किया था और आर्सेनिक हमेशा ही फ्लू जैसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं या कोई भी वायरस इन्फेक्शन जब पैंडेमिक एरिया में फैलने लगता है तो उसमें आर्सेनिक एल्बम ने बढ़िया ही हमेशा काम किया है। इसका जो डोज रहेगा वो आपको लगातार 3 दिन तक लेना है, यानी कि 2 बूंदे 2 चम्मच पानी के साथ 3 दिन तक आप इसका सेवन कीजिए और 3 दिन बाद बस ज़रूरत नहीं है आपको इसको आगे लेने की। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ। उस कॉम्बिनेशन का अगर आप सेवन करते हैं तो आप हमेशा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। यानी कि अगर आप पहले से ही लो इम्यूनिटी वाले हैं तो आपको ये अवश्य लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो फिर भी आप इसका सेवन कुछ समय तक के लिए कर सकते हैं। वो कॉम्बिनेशंस है, सबसे पहले आपको लेना है अश्वगंधा मदर टिंचर। अश्वगंधा मदर टिंचर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसके इस तरीके के फ्लू सिम्टम्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। सेकंड है ऑसिमम सैंटम का मदर टिंचर। ऑसिमम सैंटम यानी कि तुलसी से बनने वाली दवा है ये, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है और तुलसी के फ़ायदे जो होते हैं वो आपको पहले से भी पता ही है। तो ये भी बच्चों में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी दवा है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा को हम आम नाम जो है इसका वो है गिलोय। तो गिलोय को आपने कोविड के समय पे भी काफ़ी सेवन किया है और गिलोय से कोविड के समय पे भी काफ़ी प्रिवेंटिव केसेस को हमने
बहुत अच्छे से संभाला है। तो इस केसेस में भी आप टीनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया यानी कि गिलोय इसका सेवन भी कर सकते हैं। अब आपको उसको लेना कैसा है, आप तीनों ही दवा किसी भी ब्रांड की ले लीजिए और इसको आपको क्या करना है, आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी के साथ आपको 10 बूंदे अश्वगंधा की, 10 बूंदे आपको तुलसी की यानी कि ऑसमम सैंटम की और 10 बूंदे गिलोय यानी कि टीनोस्पोरा की लेनी है। और आपको इसका जो सेवन है, अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो आप इसका 3 बार सेवन करें, यानी कि 30 बूंदे सुबह, 30 बूंदे दोपहर को, 30 बूंदे शाम को, आधे कप पानी के साथ लगभग 2 से 3 महीने आपको इसका सेवन करना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और अगर आप ऑलरेडी लो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं या ऑलरेडी इस तरीके के आपकी इम्यूनिटी हमेशा ही लो रहती है, बच्चे की इम्यूनिटी हमेशा ही लो रहती है, तो इसका सेवन 2 से 3 महीने आप अवश्य करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन बच्चों का जो डोज होगा वो कम हो जाएगा। बच्चों के लिए जो डोज रहेगा वो रहेगा 15 बूंद से, यानी कि आपको 5-5 बूंदें तीनों में से लेनी है आधे कप पानी के साथ। और इसका जो डोज रहेगा वो सुबह और शाम रहेगा, यानी कि आपको 15 बूंदें सुबह देनी है, 15 बूंदें शाम को देनी है। लगभग 2 से 3 महीने आप इसका सेवन कीजिए, तो आप इस नए वायरस से बच सकते हैं और अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए और प्रोटेक्ट रखिए। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उतना खतरनाक नहीं है। आप इससे सिर्फ अलर्ट रहकर ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर भेजिए जिनको ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स है या जिनका इम्यूनिटी काफ़ी कम है और वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।